कि मिनिमम 99 परसेंटाइल अगर स्कोर मुझे करना है, अगर हम स्मार्ट वर्क करें और अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से स्टडी करें तो अभी भी हम लोग उन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं लिस्ट बताने वाला हूँ बेटा, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है बेटा, कवर करना कई बार थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में ही मेरा बस सिंपल सजेशन आपके साथ ये कि आप अब हम स्मार्ट स्टडी की तरफ चलें। इनके ऊपर आप मेजरली फोकस करिए बेटा, और आपके पास समय है। अगर 7 से 8 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो शायद आप 10 मिनट में हंसते हंसते 6 से 7 क्वेश्चन, अगर हमें लग रहा है कि नहीं सर मेरा पहला एम है मुझे 99 प्लस परसेंटाइल, तो सिलेक्टिव स्टडी इस समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। आपका स्टडी प्लान को फॉलो करिए और उस पर स्टिक हो जाइए, बार बार फिर उसे डेविएट करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम PYQ लास्ट 5 ईयर्स के तो आपको करना ही है। अगर आप इन क्वेश्चन को ढंग से कर लेते हो, मिनिमम 2 बार आप इन्हें सॉल्व कर लेते हो। दूसरी होती है बेटा सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या फॉर्मूले में वैल्यू गलत पुट कर दी। नमस्कार प्यारे बच्चों, मुझे पता है आप सभी के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होंगी बेटा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट आपका जुलाई भी ख़त्म हो चुका है और अब हमारे पास केवल थोड़ा सा समय बाकी है, दैट इज़ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का समय तो हम थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए मान के चले कि रिवीजन मॉक टेस्ट देकर हमें अपनी ग्रिप्स को, हमें हमारे कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करना होता है। तो ये जो दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं बेटा, एक्चुअली बोला जाए तो बिल्कुल सही बात है कि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर हम स्मार्ट वर्क करें और अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से स्टडी करें तो अभी भी हम लोग 99 परसेंटाइल इस बचे हुए समय से आसानी से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है बेटा कि मिनिमम 99 परसेंटाइल अगर स्कोर मुझे करना है तो 180, 190, 200 की रेंज में मार्क्स आते ही इतना स्कोर हमारा हो जाता है। अब आज की क्लास, आज का जो पर्टिकुलर सेशन है, आज की जो पर्टिकुलर क्लास है, जो छोटा सा सेशन में लेने जा रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको उन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं लिस्ट बताने वाला हूँ बेटा, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम सभी चैप्टर्स कर पा रहे हैं इक्वली वेल एंड गुड है, बट स्टिल हमें पहले तो इन चैप्टर्स को जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उन पे प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए। तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन JEE मेंस 2027 कौन कौन से हैं, और मैं इसमें पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी की बातें करने वाला हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए, है ना। स्टार्टिंग विथ अगर हम बात करते हैं बेटा रियलिटी चेक, टारगेट स्कोर, 80 प्लस चैप्टर्स हैं टोटल सिलेबस हमारे पास। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है बेटा, कवर करना कई बार थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, या कई बार हम चैप्टर कवर तो कर लेते हैं बट वो 100% कवर होने के बजाय कवर हो रहा है 20%, 30%। तो इसकी बजाय बेटा उन चैप्टर्स को जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो हमें 100% थॉरोली कवर करना ही, ठीक है ना। लिमिटेड टाइम भी है अब आपके पास बेटा, ठीक है ना। अगर आप डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में ही आपको 4 to 5, 6 आवर्स भी लग सकते हैं। तो उसके अलावा इतने सारे चैप्टर्स भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने क्वेश्चन आपको मिनिमम प्रैक्टिस करने ही चाहिए, है ना। तो मेरा बस सिंपल सजेशन आपके साथ ये कि आप अब हम स्मार्ट स्टडी की तरफ चलें। अगर हम बात करते हैं बेटा एक 180 प्लस, दैट इज़ 190, 200 की रेंज का स्कोर लाने के लिए सर क्या करें। फिजिक्स का पेपर बेटा अगर JEE मेंस की बात करी जाए तो काफ़ी इजी आ रहा है, आपको भी पता है। आप कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं, कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं। हर किसी शिक्षाविद का मत यही है कि पेपर फिजिक्स का रिलेटिवली इजी है, तो हम उसमें 70 प्लस स्कोर, मतलब आसानी से 17 to 18 क्वेश्चन के आसपास अगर हम टिक जाते हैं, है ना। केमिस्ट्री में 75 प्लस स्कोर करना रिलेटिवली मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है। मैथ्स थोड़ी सी डूबती नहीं है, बच्चों को परेशान करती है, तो अगर हम उसमें 9-10 क्वेश्चन का भी टारगेट रख रहे हैं, ठीक है ना, इनफैक्ट 11-12 तक पहुंच जाएं अगर थोड़ा सा मैं यहाँ बचे, तो आप देख सकते हो इससे मैं 190 से 200 प्लस का स्कोर कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, बिना किसी टेंशन के, है ना। कई बार आपने देखा होगा आपका स्कोर, मान लीजिए मैथ्स में केवल आपके 10 नंबर आ रहे हैं, काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ, ठीक है ना, 10 नंबर। अब 10 नंबर का मतलब क्या बेटा, आप पूरे 1 घंटे में अगर 3 क्वेश्चन भी सही करके आ जाएं तो भी आपके 12 नंबर है, 10 भी नहीं होने चाहिए। बट हम लोग अननेसेसरी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव कर रहे हैं। अब इस स्मार्ट स्टडी में बचे हुए समय में मुझे इन सब चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देना है कि मुझसे भले 10 क्वेश्चन ही बने, 12 क्वेश्चन ही बने, बट वो 100% सही बने, ठीक है ना। उसके लिए मैं किन किन चैप्टर्स पर ध्यान दूँ, अगर मैं केमिस्ट्री का रोड में बताऊँ आपको, फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना, मोल कॉन्सेप्ट हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका मॉडर्न फिजिक्स में भी कवर होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो चुका है। 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के हर बार आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी कॉमन हो जाता है, बट केमिस्ट्री का स्पेशली गिब्स एनर्जी वाला पार्ट, एंट्रोपी वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा आजकल आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बैकबोन या
है ना, ये 2 चैप्टर तो बैकबोन टाइप के हैं आपके। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स, है ना। इसके अलावा सर थोड़ा सा और अगर आपको लगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम को भी आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब इनके ऊपर आप मेजरली फोकस करिए बेटा, और आपके पास समय है तो आप बाकी चैप्टर्स भी कवर कर सकते हैं, बट पहली प्रायोरिटी पे इन्हें रखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें बेटा, जीओसी, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ हुआ, स्टेबिलिटी हुआ, इन सब के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोकार्बन आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ जा रहा है, नेम रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। आईयूपीएसी इन आइसोमेरिक्स और नेम रिएक्शन, अगर हम इन पे भी ढंग से फोकस करते हैं, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट पे बच्चा अननेसेसरी मैकेनिज्म में उलझता रहता है, बट उसका अब उतना इंपॉर्टेंस नहीं बचा है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेटा हंसते हंसते अगर 7 से 8 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो शायद आप 10 मिनट में हंसते हंसते 6 से 7 क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन ही होगा हार्डली जो आपका छूटेगा, अगर आप इन 4 चैप्टर्स को पीरियोडिक टेबल खूब अच्छा करके जाएं, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक। थोड़ा समय आपको बचे तो फिर सॉल्ट एनालिसिस को आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ बेटा ना केमिस्ट्री का, आप जैसे क्या क्या है, अब उसमें भी बेटा अगर हम सिलेक्टिव स्टडी की तरफ ही जा रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि नहीं सर मेरा पहला एम है मुझे 99+ परसेंटाइल, तो सिलेक्टिव स्टडी इस समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है ना। जो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, जीओसी में एसिडिटी बेसिसिटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी, अभी मैंने ओरली भी बोल दिया बट मैं स्लाइड के फॉर्म में भी आपको समझा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन मैकेनिज्म का थोड़ा सा पार्ट। थर्मोडायनेमिक्स बेटा गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, वर्क डन के ऊपर जरूर फोकस करें। तो मैं सब टॉपिक्स की भी लिस्ट लाया हूँ जो रिलेटिवली आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो सब मैंने आपको अभी समझाया। इससे हम बड़ी आसानी से बच्चों 75 to 80 मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं, है ना। रही बात बेटा अगर फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स, कोई भी आपको फिजिक्स का शिक्षाविद बोलेगा कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन ड्वेल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन बच्चों, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रीथ, है ना, पोटेंशियोमीटर, मैं खुद बीटेक कर रहा हूँ आईटी खड़गपुर से, तो इतनी जानकारी तो मुझे भी हर सब्जेक्ट की है, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स एंड ईएमआई में कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स बेटा आपका हमेशा ही पूछा जाता है फिजिक्स में, और फिजिक्स के क्वेश्चन रिलेटिवली केमिस्ट्री से भी ईजी आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, ठीक है जी। सेमीकंडक्टर, ये भी एक छोटा सा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एज एन इंजीनियर अगर आप बनने जा रहे हैं बेटा, तो मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि भैया आपको यूनिट एंड डायमेंशन पे तो पूरा क्लैरिटी होनी ही चाहिए। बच्चा पीवी इक्वल टू एनआरटी में कभी आर की यूनिट गलत कर देता है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन के फॉर्मूले में कभी आर गलत कर देता है, तो यूनिट एंड डायमेंशन तो हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और थोड़ा बहुत अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन को भी ध्यान रख लें तो हम बड़ी आसानी से 70+ स्कोर कर सकते हैं। रही बात मैथमेटिक्स जो आपको खूब ज़्यादा परेशान करता है बच्चों, तो मैथमेटिक्स में भी वेक्टर्स एंड 3D से बच्चा, है ना, जब भी हम फर्स्ट रिएक्शन में जाते हैं बच्चा बाहर निकलते बोलता सर वेक्टर 3D से खूब क्वेश्चन थे, तो भैया नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज बड़ा सिंपल सा टॉपिक होता है। फंक्शंस, बाइनोमियल थ्योरम और डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके ऊपर बच्चों काफ़ी ज़्यादा वेटेज चल रहा है, ठीक है। रिलेटिवली इनके क्वेश्चन उतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं बेटा, है ना, ठीक है। कोनिक सेक्शन, ठीक है ना, अटेम्प्ट ओनली इफ टाइम परमिट, मतलब अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप अगर इस तरह से सिलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं बच्चों, तो आप बड़ी आसानी से पीसीएम में जो स्कोर हम चाह रहे हैं जिससे हमारा 99+ परसेंटाइल आ जाए, उस पर हम जा सकते हैं ना। अब इसके लिए आपको अपना स्टडी प्लान भी फोकस रखना पड़ेगा, अननेसेसरली, है ना, 10 नावों पर सवार करने की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक पूरी स्ट्रिक्ट किसी को भी फॉलो करो बेटा, ठीक है ना, एक स्ट्रिक्ट आपका स्टडी प्लान को फॉलो करिए और उस पर स्टिक हो जाइए, बार बार फिर उसे डेविएट करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी चैप्टर्स की जिनकी हमने बात करी है, इनको थॉरोली पूरे कॉन्सेप्चुअल एक एक सब टॉपिक भी, लाइक मोल कॉन्सेप्ट की बात करूं बच्चों, एक ही एग्जांपल दूं, परसेंट यील्ड, परसेंट प्योरिटी, इनके ऊपर आजकल वेटेज चल रहा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड कर दे रहा है, तो मतलब मोल कॉन्सेप्ट में फिर कोई भी पार्ट मेरा स्किप नहीं होना चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब एक टॉपिक बोल रहा हूँ मैं आपको ना, ऐसे मैं सभी टॉपिक से सब टॉपिक भी बता सकता हूँ, बट अगर हमने चैप्टर की बात कर ली तो वो चैप्टर फिर मेरा थोरोली कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, इनमें मेरा 100% कमांड होना चाहिए, ठीक है जी। तो वो पूरी तरह से आपको वो चैप्टर के हर एक फार्मूला, हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक सब पता होना चाहिए, ठीक है जी। फिर भैया कम से कम PYQ लास्ट 5 ईयर्स के तो आपको करना ही है, और समय आपको मिले तो मिनिमम 2 बार करिए, मतलब इस हैबिट तक आ जाइए कि आपको बच्चों,
है ना। अगर हम 22, 23, 24, 25, 26 5 साल के भी मान ले बेटा, अगर आपको समय और परमिट करे तो आप 21 पर भी जा सकते हैं, मतलब 6 साल हो जाएंगे। और 21 में तो बच्चों शायद 20-20 है ना, 4 बार एग्ज़ाम हुई थी, हर शिफ्ट में 10-10 पेपर, मतलब 40 पेपर है। और उसके बाद तो लगभग हर बार 20 पेपर हैं। तो आपके पास अगर आप इन 5-6 सालों को भी 5 की जगह अगर एक्स्ट्रा समय मिलता है 6 साल में रख लेता हूँ, तो 40 + 25 द 100 140 पेपर्स के आसपास हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ढंग से कर लेते हो, मिनिमम 2 बार आप इन्हें सॉल्व कर लेते हो, ठीक है ना, विथ भैया जैसे ही हम कोई टॉपिक का PYQ कर रहे हैं, मूल कॉन्सेप्ट हमने पूरा समझ लिया उसका कर रहे हैं, तो उनमें आप अपनी मार्किंग भी करते चलिए, है ना, कि कौन से क्वेश्चन आपसे इमीडिएटली बन गए, उन्हें मुझे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो क्वेश्चन जिनमें आप पहली बार स्लाइटली अटके उनको मार्क करिए, जो आपसे हुआ ही नहीं उनको डबल मार्क करिए, ताकि रिवीजन टाइम में दोबारा आप, मैंने क्या बोला, PYQ अगर आप 2-3 बार कर ले जा रहे हैं तो इट विल बी वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। मतलब आप इस स्टेज में आ जाएं कि आपको क्वेश्चन देख के बेटा समझ में आना लग जाए कि अरे यार ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है। कईयों के तो आंसर भी याद हो जाते हैं बेटा बच्चों को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रटना है, बट उस स्टेज में आना भी अपने आप में एक आर्ट है जो आपको फ़ायदा करेगी। तो PYQs पे फोकस करिए। रिवीजन भैया, है ना, मैं हमेशा ही बोलता हूँ बच्चों को कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, कहीं पर भी आप ज्वाइन कर रहे हुए हैं, तो रेगुलर क्लास, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर रिविज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस। ये RRR में हर बार बच्चों को बोलता हूँ, ठीक है ना। तो रिवाइज फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, और जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, इवन आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं बेटा, उनमें अपनी मिस्टेक्स को ज़रूर एनालाइज करिए, क्योंकि मिस्टेक्स नॉर्मली 3 तरह की होती है। एक तो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, आपको कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, सर पैर ही नहीं पता था क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, आपने कुछ, है ना, लगना था सर, आपने पाँव लगा दिया। दूसरी होती है बेटा सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या फॉर्मूले में वैल्यू गलत पुट कर दी। और तीसरे टाइप की मिस्टेक होती है बेटा लैंग्वेज, कि सर मैं लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, मुझे समझ में आ रहा था, मतलब चीज़ें समझ में आ रही थी इस टॉपिक का, इस टॉपिक का, मैं लैंग्वेज नहीं समझ पाया। तो अपनी मिस्टेक्स को ज़रूर एनालाइज करिए कि आपकी मिस्टेक किस कैटेगरी की है, वो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगी आपके अगले टेस्ट में, ठीक है ना। इस तरह से ना मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए बेटा, है ना। अपनी मिस्टेक वो मैंने उसी साथ में ही बता दिया आपको। तो ये इस तरह का अगर हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं बच्चों, तो 99+ परसेंटाइल का सपना बिल्कुल भी दूर नहीं है। बस आपको एक प्रॉपर वे में स्टडी प्लान अपना बनाना है। इन चैप्टर्स पे पहले फोकस करिए, अगर आपका समय परमिट कर रहा है बेटा तो बाकी चैप्टर्स पर भी आप थॉरोली ध्यान दीजिए, है ना। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स, जो 5 मंथ तो मैं मान के चल रहा हूँ बिल्कुल आपके पढ़ने के लिए खूब ज़्यादा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो मुझे लगता है ना आपको थॉरोली रिवीजन मॉक टेस्ट पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप चाहें तो एक दिन में ना वाले 3-3 टेस्ट भी दीजिए बेटा, इतने सारे पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो कंप्लीट हाई वेटेज चैप्टर्स PYQ को रिगुलरली कर लीजिए। अभी जो मैंने बोला मार्किंग लगाइए, रेगुलरली रिवाइज करिए, मिस्टेक्स को एनालाइज करके रखिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। स्मार्ट स्टडी आपको बड़ी आसानी से बेटर रैंक ला सकती है। तो ये आपका पर्टिकुलर सीक्वेंस है बेटा, इससे आप बड़ी आसानी से 6 मंथ में आपके जो ड्रीम कॉलेज हैं, जिसको जहाँ जाना है वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। एटलीस्ट हम एडवांस का दरवाज़ा तो खटखटा सकते हैं 99+ परसेंटाइल पर। यहाँ पर तो नॉर्मली कई बच्चों का बेटा स्कोर, ठीक है ना, आप भी एनालाइज करते होंगे अपने आप को कि 100-110 के बीच में ही रुक जा रहा है, वो उस बर्डन को पार नहीं कर पा रहा है। तो सिलेक्टिव स्टडी करके हम इसे 180-190 की रेंज में ला सकते हैं। तो आप इस स्टडी प्लान के साथ चलिए बेटा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।